2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम भोपाल है। वहाँ पर यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक प्लांट में लीकेज होने लगता है और आगे चलकर इसके कारण इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि हजार लोगों की जानें चली जाती हैं और लाखों लोगों को लाइफ टाइम के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इस घटना की वजह से ओवरऑल पूरे शहर को काफी ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से इसे आज भी हिस्ट्री के सबसे डेंजरस इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक माना जाता है। ये कहानी स्टार्ट होती है 1970 से। भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड का प्लांट बैठा जाता है जो कि मेनली पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक बनाने का काम करती हैं। यहाँ पर MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट जैसे हाईली टॉक्सिक केमिकल्स का प्रोडक्शन किया जाता था। MIC का जो यूज था वो कार्बोमेट पेस्टिसाइड्स बनाने में किया जाता था, क्योंकि उस समय इंडिया और अदर कंट्री में इसकी जो डिमांड थी वो ओवरऑल काफी ज्यादा थी। हालांकि समय के साथ इस प्लांट की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए जाते थे। वहाँ के जो लोकल आदमी थे, इवन जो एम्प्लॉय थे, वो लोग भी बार बार सेफ्टी को लेकर उन्हें चेतावनी देते थे। जो प्लांट का सिक्योरिटी सिस्टम था वो भी काफी ज्यादा पुराना हो चुका था एंड बहुत दिनों से, इवन कहें तो सालों से इसका मेंटेनेंस भी नहीं हुआ था। और ये मेंटेनेंस ना करवाना इतना डेंजरस डिजास्टर के रूप में सबके सामने आएगा शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में एक नॉर्मल रात की तरह गुजर रही थी, लेकिन अचानक से बीच रात में तकरीबन सुबह के 1 बजे होंगे यानी कि 3 दिसंबर को काफी तेजी से गैस लीकेज होने लगता है। यूनियन कार्बाइड के प्लांट में एक टैंक से MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट काफी ज्यादा मात्रा में लीक होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि लीकेज खराब मेंटेनेंस, सिक्योरिटी की कमी एंड जो एम्प्लॉय थे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से हुआ था। अब जो MIC है यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, ये बिना कलर और स्मेल वाली गैस है। अब ये जो गैस है हवा में काफी तेजी से फैलने लगता है एंड ये आंखों, फेफड़े एंड स्किन के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होता है, जस्ट लाइक अ पॉइजन। अब ये जो गैस का जहर था वो आसपास के एरिया में काफी तेजी से फैलने लगता है और जल्द ही भोपाल का एक बड़ा सा एरिया इसके चपेट में आ जाता है। गैस लीकेज होने के बाद इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं पब्लिक में तुरंत दिखने लगते हैं। किसी की आंखों में जलन, किसी को खांसी, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम एंड किसी को वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स सबके सामने आने लगते हैं। पब्लिक में पूरी अफरा तफरी मच जाती है। इवन जो लोग थे वहाँ के मूल निवासी वो अपना घर छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन जहाँ भी तो कहा, केमिकल सभी जगह फैल चुका था, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, पार्क हो, हॉस्पिटल हो, सब कुछ इसके चपेट में आ गया था। भोपाल के हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि बहुत लोगों को बेड तक नहीं मिल रहा था। इसके वजह से बहुत से लोगों का इलाज तो नीचे फर्श पर ही होता है। जिन लोगों की डेथ हो जा रही थी उनकी डेड बॉडी को बिल्डिंग्स के बाहर लाकर रख दिया जाता था ताकि उनकी जगह पर किसी और पेशेंट्स को एडमिट किया जा सके। वहाँ की जो मेडिकल टीम थी इस घटना के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इवन उनके पास इतने सारे पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज भी नहीं थे, जिसकी वजह से जो वहाँ के डॉक्टर्स थे पूरी तरह से नाकाम हो गए थे और सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे ये गैस फैलते जाता है मरने वाले लोगों की संख्या वैसे वैसे बढ़ती जाती है। डॉक्टर के अनुमान के हिसाब से शुरुआती दिनों में 3000 से अधिक लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर काफी ज्यादा था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3000 लोग तो गैस लीकेज के तुरंत होने के बाद ही मर गए थे। ये सिलसिला यही नहीं रुकता है, कई सालों तक मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहती है। आंकड़े बताते हैं कि 5.5 लाख से ज्यादा लोग इस गैस लीकेज के चपेट में आए थे, जिसमें से लगभग 16,000 लोगों की मौत हुई थी। इसमें से 8,000 लोग तो 2 हफ्ते के अंदर ही मर गए थे एंड इसमें से अधिकतर लोग क्रोनिक रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल डिजास्टर एंड ऑर्गन लॉस जैसे प्रॉब्लम से ऑब्सेस हो जाते हैं। जो लोग इस डिजास्टर में जिंदा बच गए थे वो लोग जिंदगी भर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इस लीकेज की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होती है उन्हें। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं थी इसका इफेक्ट उनके होने वाले बच्चों पर भी देखा गया है। इन बच्चों में कई तरह के सीरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स पाए गए हैं। इसके अलावा इस लीकेज की वजह से मेंटल हेल्थ, कैंसर जैसी बीमारियां पाई गई हैं, जो कि अगर आपको एक बार हो जाए तो लाइफ टाइम तक आपके साथ ही रहती है। इस घटना की वजह से जो नेचर है ना उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, बिकॉज यूनियन कार्बाइड प्लांट से केवल गैसों का ही लीकेज नहीं होता है बल्कि डेंजरस केमिकल एंड हैवी क्वांटिटी में मेटल वेस्ट को भी छोड़ा गया था। ये जो केमिकल और पॉल्यूशन था वो मिट्टी एंड जल के जो सोर्सेज होते हैं उसमें समा जाती है, जिससे होता यूं है कि पानी और भूमि दोनों की क्वालिटी इफेक्टेड हो जाती है। इससे होता यूं है कि पानी ना पीने लायक बचती है और न ही खेती करने के लायक। ये जो पूरा एरिया था ना वो टॉक्सिक प्लेस में बदल गया था और इस घटना से नेचर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे होता यूं है कि दशकों तक इस एरिया में आदमी का भी रहना कठिन हो गया था। इस घटना के बाद यूनियन कार्बाइड और इंडियन गवर्नमेंट के रिएक्शंस को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। शुरुआत में जो यूनियन कार्बाइड था इस घटना के चपेट में आए हुए व्यक्तियों को कुछ पैसा ऑफर करता है। इंडियन गवर्नमेंट उस समय जनता और इंटरनेशनल कम्युनिटी के काफी ज्यादा दबाव में थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी कि जो भी लोग इस घटना से पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन इंडियन कोर्ट का तो आपको पता ही होगा, कई बार फैसला आने में सालों साल लग जाते हैं। इवन कई आदमियों की तो जिंदगी निकल जाती है। अब क्योंकि यूसीसी यानी कि यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी वो एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, जिसकी वजह से ना ही केवल भारत में बल्कि यूएस में भी काफी ज्यादा मुकदमे किए जाते हैं। एंड फाइनली 1989 में यूसीसी इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक डील रखती है, जिस डील के अकॉर्डिंग $470 मिलियन मुआवजा देने की बात होती है। लेकिन उसमें से कई लोगों का ये मानना था कि जो लोग लाइफ लॉन्ग इस सजा को झेल रहे हैं तो उनके लिए ये रकम काफी ज्यादा कम है।
अब ऐसा तो है नहीं कि $470 मिलियन एक ही आदमी को दे दिया जाएगा, इसमें लगभग 5.5 लाख लोग पीड़ित हुए थे, तो ये पैसा सब में बंटना था। और लोग फिर से प्रोटेस्ट करने लगते हैं। यूसीसी की जो पेरेंट कंपनी थी डाउ केमिकल्स, उन लोगों का ये दावा था कि इस घटना के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है और इस घटना के लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं है। अब ये जो कागजी लड़ाई है वो काफी ज्यादा दिनों से चल रहा था एंड पीड़ित और उनके परिवार को जस्टिस मिलने में काफी ज्यादा समय लग रहा था। जो लोग अभी भी हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ रहे थे उन लोगों ने कंपनी से बेटर कंपनसेशन, फ्री हेल्थ सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिमांड करते हैं। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, लोग अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे और खींच तान कर ये बात 2010 तक पहुंच जाता है, यानी कि 26 साल हो जाते इस घटना को। 2010 में यूसीआईएल यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के 7 फॉरेनर एम्प्लॉयज को मर्डर के आरोप में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है एंड जेल में डाल दिया जाता है। अब ना जाने इंडियन कोर्ट का कौन सा रूल है जहाँ पर जस्टिस मिलने में आपको 25 से 26 साल लग जाते हैं। इवन इंडियन कोर्ट में आपको ऐसे लाखों केसेस मिलेंगे जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रहे हैं। इतना कुछ हो जाता है लेकिन जनता अब भी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल में इस घटना के पीछे जिम्मेदार हैं उन्हें अभी तक तो सजा मिला ही नहीं। इस घटना के बाद जो वर्ल्ड वाइड केमिकल्स बनाने वाली कंपनीज हैं उन्होंने अपने सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा चेंजेस किए ताकि ऐसा घटना दोबारा ना हो। तो इस तरीके से 3 दिसंबर 1984 के दिन को केमिकल इंडस्ट्री में डेंजरस डिजास्टर के रूप में जाना जाता है।